केंद्रीकरण और प्राधिकार उत्तरदायित्व है। ये मूल सिद्धांत हैं जो आपके अक्सर पूछे जाते हैं, इनसे सवाल बनते ही हैं। और अगर बड़ा प्रश्न बनता है तो केंद्रीकरण और सत्ता प्राधिकार से होते हैं। तो इसमें देखते हैं हम सबसे पहले पद सोपान। पद सोपान को अंग्रेजी में हायरार्की कहते हैं। इसमें जो भी प्राधिकार की रेखा होती है, सत्ता या प्राधिकार की जो श्रेणियां होती है, उनकी ऊपर से नीचे तक एक व्यवस्था होती है। पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है इसके बेस पे चलता है कि यहाँ ऊपर टॉप से नीचे तक, बॉटम तक अलग अलग लेवल्स होते हैं, लेवल्स। उन लेवल पर अलग अलग प्राधिकार होता है, तो उनकी एक व्यवस्था है जिसको हम पद सोपान कहते हैं। इसकी संरचना एक पिरामिड की तरह होती है, ऊपर से नीचे तक चरणों में। फ्योल ने इसको स्केलर चेन बोला है, मुन्नेरेले ने इसको स्केलर प्रोसेस बोला है, मुन्ने ने इसे सार्वभौमिक फिनोमिनन बोला है, यूनिवर्सल फिनोमिनन। इसके दो सवाल अक्सर पूछे जाते हैं जो कि आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि इसकी विशेषता क्या है, पद सोपान की विशेषता। तो इसका उत्तर होता है थ्रू प्रॉपर चैनल। थ्रू प्रॉपर चैनल, ये वर्ड हमेशा आपको लाइफ में भी काम आएगा, थ्रू प्रॉपर चैनल। अब हम जब भी प्रशासन में कोई काम करवाने जाते हैं तो वो हमेशा, सरकारी प्रशासन की एक विशेषता होती है कि वो हमेशा थ्रू प्रॉपर चैनल होता है, उचित माध्यम द्वारा होता है। ये पद सोपान की विशेषता है। एक पद सोपान की आत्मा और होती है, यानी अगर इसको निकाल दिया जाए तो पद सोपान में कुछ विशेष नहीं रहता, उसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। तो एक दूसरा सिद्धांत है आदेश की एकता, और उस सिद्धांत को पद सोपान की आत्मा कहा जाता है, सोल ऑफ हायरार्की। आगे चलते हैं। ये पद सोपान की स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप। इसमें हाईएस्ट लेवल पे उच्च स्तरीय प्रबंध होता है, फिर मिड लेवल का होता है, फिर लो लेवल का होता है। ये बॉस होता है, इसको हम बॉस बोलेंगे। ये जो टॉप पे होता है इसको हम बॉस बोलते हैं। ये वाले होते हैं ना, सब कार्मिक होते हैं। कार्मिक तो बॉस भी होता है, लेकिन ये सारा सब में क्या होता है, अलग अलग प्राधिकार बंटा हुआ होता है और उस प्राधिकार के अकॉर्डिंग उनको उत्तरदायित्व मिले हुए होते हैं। पद सोपान के प्रकार, तो फिपनर एवं शेरवुड ने काम के आधार पर, स्थिति के आधार पर, कौशल स्किल के आधार पर और वेतनमान के आधार पर 4 प्रकार बताए हैं पद सोपान के। कार्य के आधार पर, स्थिति के आधार पर, कौशल के आधार पर, वेतनमान के आधार। पद सोपान के लाभ, जब पूरा सिस्टम होगा तो वहाँ अनुशासन रहेगा, एक स्पष्ट संचार रहेगा, उत्तरदायित्व के निर्धारण में कोई समस्या नहीं आएगी। हम आराम से फाइल की स्थिति को पहचान सकते हैं कि हमारी फाइल कहाँ है, किस लेवल तक पहुंची है। इसके कुछ हानि दोष होते हैं। आपको पता है कि जब भी पद सोपान में कोई भी कार्य होता है प्रशासन में, तो वो इस तरीके से ट्रेवल करता है। जैसे मान लो ये कोई एक्स नाम का कर्मचारी है, इससे कोई रिलेटेड काम है और व्यक्ति यहाँ आता है, ये लोअर लेवल है, तो वो ऐसे जाएगी फाइल, तो यहाँ से वापस आएगी ऐसे। तो इस प्रक्रिया में क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। तो इस विलंब में जो लॉस होता है प्रशासन को, उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये हानि है पद सोपान की। लाल फीताशाही बढ़ जाती है, रेड टैपिज्म बढ़ जाता है, जिससे कि नौकरशाही के जो अवगुण होते हैं वो प्रशासन में आ जाते हैं। कर्मचारियों के मध्य जो संबंध होते हैं वो अच्छे नहीं रहते, काम में कठोरता आ जाती है, संगठन में एक अलग सा बोझ लगने लगता है संगठन। तो इसके सलूशन के लिए फेयोल ने एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं गैंग प्लांक। ये परीक्षा के हिसाब से बहुत 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 बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल होता है। प्लांक या प्लैंक बोलते हैं, एक कोई लकड़ी का लंबा ऐसे पुल बना दें, अगर हम लकड़ी का लट्ठा हो इस टाइप से, तो इसको हम प्लैंक बोलते हैं। तो गैंग प्लांक का मतलब है कि ये जो कार्मिक है, यहाँ पर जो एम्प्लॉई है, वो अपने से उच्चस्थ अधिकारी को सूचना देकर इस प्रोसेस को अपनाए बिना डायरेक्ट कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकता है एक्स से। किस कंडीशन में, पहले उसको सूचना देनी होती है ऊपर, और एक्स जब वापस फाइल को रिटर्न करेगा तो वो अपने उच्चाधिकारी को सूचना देगा और वापस उस फाइल को वो रिटर्न कर सकता है। तो फेयोल ने पद सोपान के दोषों को दूर करने के लिए, पद सोपान से बचने के लिए गैंग प्लांक का सिद्धांत दिया था।
यह एक प्रकार की हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन सिस्टम है, समस्तरीय, समान स्तरीय है ये। जैसे मान लो एक एम्प्लॉई एक अपने समान स्तर वाले एम्प्लॉई एक्स से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है विदाउट गोइंग थ्रू प्रॉपर चैनल, बट ही इज नॉट डूइंग सो। ये क्या करता है, इन्फॉर्म करता है, ये भी इन्फॉर्म करता है, और देन दे कम्युनिकेट डायरेक्टली। तो ये सम स्तर का होता है, हमेशा ये समान स्तर का होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति है, वो ई नाम का कार्मिक है, उसके बराबर तो था एक्स, और इधर वाई और जी बैठे हैं, तो ई सीधा ऐसे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रहा है। नो, दिस इज नॉट सिमिलर लेवल। सिमिलर लेवल ये है, ये तो समान स्तर पर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। एक इसके समाधान के रूप में, पद सोपान के समाधान के रूप में आगे के जो थिंकर है उसमें क्रिस आर्गेरिस था, उसने मैट्रिक्स या ग्रिड संगठन, इसमें क्या होता है मैट्रिक्स और ग्रिड। तो ग्रिड आपने देखी होगी, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो ग्रिड इस टाइप से होता है। तो इसमें क्या होता है कि संचार की रेखाएं बहुत ज़्यादा होती है। ये प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें पाया जाता है, और जो बड़े कंपनीज के प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, उनमें जो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि इसमें कोई ऐसा निश्चित हायरार्की नहीं होती, ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होती। तो इसमें ग्रिड स्ट्रक्चर पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। उसमें भी एक अलग वो थोड़ा लचीलेपन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा आदेश की एकता। तो आदेश की एकता में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज ये ध्यान रखनी है कि एक वर्ड आता है यहाँ, तो इसको क्या करना है अपने को। जैसे ये मान लो कार्मिक ए है, इसके अंडर में कार्मिक 2 है, और उन दोनों में उनका जैसे मान लो बी और सी है, फिर बी के नीचे 2 कार्मिक हैं, B1 एंड B2, फिर सी के नीचे हैं C1 एंड C2। अगर ऐसे कर्मचारियों की व्यवस्था है, ऐसे अगर पद सोपान है, तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि बी का बॉस केवल एक है, बी का बॉस ए है, बस। यानी आदेश की एकता है ना, इसका संबंध आदेश देने से नहीं है, इसका संबंध है आदेश लेने से। अक्सर ये गलती होती है, और देने लेने के ही नंबर मिलते हैं परीक्षा में। अगर किसी ने देने लिख दिया तो 0 नंबर मिलेंगे, अगर उसने लेने लिख दिया तो उसको 2 आउट ऑफ 2 या 6 आउट ऑफ 8 ऐसे मार्क्स मिलते हैं। यानी ये आदेश लेने से संबंधित है, लेने से रिलेटेड। टू रिसीव ऑर्डर्स, नॉट टू गिव ऑर्डर्स, ये रिसीव ऑर्डर्स है। अब देखो एक लाइन पढ़ते हैं, एक कर्मचारी को केवल और केवल एक ही अधिकारी से आदेश मिले, एक कर्मचारी को केवल और केवल एक ही अधिकारी से आदेश मिले, दे नहीं वो। अब जैसे ये बंदा है ए, तो ये बी को भी करेगा, सी को भी देगा, ये और को भी दे सकता है। अगर इधर हो ना ऐसे C1 C2 और भी हो, अगर टी हो, ई हो, एफ हो, सबको देगा ये। लेकिन ये वाला जो बंदा है, ये कार्मिक है, ये एक से ही लेगा, ये भी एक से ले रहा है, ये भी एक से ले रहा है। तो एक कर्मचारी का, एक एम्प्लॉय का एक बॉस होता है, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। कि मैं आदेश मानूंगा तो बस मेरे सुपीरियर का मानूंगा। इसको पद सोपान की आत्मा कहते हैं। ऐसे जो सिद्धांत होते हैं ना, हमेशा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से आ सकते हैं, और कहीं तो कोई मानता ही नहीं है। मिलिट्री में ये जो कमान शब्द है, ये सैन्य प्रशासन से, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से आया है। मिलिट्री में ऐसे बहुत सारे कमान शब्द के इस्तेमाल किए जाते हैं, तो यूनिटी ऑफ कमांड ये वहां से आया है। ये बहुत ज्यादा कठोर होता है। वैसे पता है आपको मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कितना कठोर होता है। एक कर्मचारी को केवल और केवल एक ही अधिकारी से आदेश मिले, इस प्रकार के सिद्धांत को क्या कहते हैं, आदेश की एकता। अब फ्योल कहते हैं कि अगर आदेश की एकता ना हो तो अनुशासन नहीं रह पाता, और पूरे संगठन की जो होती है ना स्थायित्व खतरे में आ जाता है। एक कार्मिक एक बॉस का सिद्धांत आदेश की एकता सिद्धांत है, लेकिन ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से अलग है। यूनिटी ऑफ कमांड इज डिफरेंट फ्रॉम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यूनिटी ऑफ कमांड इज फॉर द एम्प्लॉय। ठीक है। लाभ क्या होते हैं,
कि जब आपको सब कुछ पता है कि मुझे एक ही व्यक्ति से आदेश लेना है, तो कभी भी भ्रम नहीं हो सकता, व्यवस्था कायम रहेगी, स्पष्टता रहेगी। ठीक है। और हानि क्या है कि टेलर टेलर कहता है कि एक आदमी के 4 इधर और 4 इधर, टोटल कितने बॉस होते हैं? एक आदमी के 8 बॉस होते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप, 1 एम्प्लॉय 8 बॉसेज, ये तो है टेलर। 1 एम्प्लॉय 1 बॉस, ये फेओल। ठीक है। तो ये एकदम उल्टा है। टेलर है वो आदेश की बहुलता का समर्थक है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था। विशेषज्ञता का आज का जो दौर है ना, इसमें ये व्यावहारिक नहीं है। ये पद सोपान का आदेश की एकता का सिद्धांत है ना, ये व्यावहारिक नहीं है। लेकिन एक बात ये भी कहनी पड़ेगी कि बिना आदेश की एकता के कुछ हो भी नहीं सकता। जैसे एक उदाहरण है कि वर्तमान में जो जिला कलेक्टर होता है, जिलाधीश होता है, वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में पूरे जिले में जितनी भी 70-80 कमिटीज होती है, उनका अध्यक्ष होता है ये, उनका अध्यक्ष। तो उसको जो काम मिलते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि जिला कलेक्टर को केवल मुख्य सचिव ही आदेश दे सकता है। जिला कलेक्टर को इधर स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है, इधर सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, कोई और अधिकरण दे सकता है। तो कुल मिला के बात ये है कि व्यवहारिक तो नहीं है ये इसका दोष है पद सोपान का, आदेश की एकता का। लेकिन पद सोपान के लाभ भी बहुत हैं, आदेश की एकता के लाभ भी बहुत हैं। आदेश की एकता, ये देख सकते हो आप, इसकी पिक है ये, निर्देशों में एकता या निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। इसका सीधा सा मतलब है 1 हेड 1 प्लान, कि पूरे संगठन में एक ही योजना व्याप्त रहनी चाहिए, एक ही योजना व्याप्त रहनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? 1 हेड 1 प्लान, इसका मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका काम है, एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन का काम है। जैसे मान लो विद्युत विभाग है, विद्युत विभाग, इसका काम क्या है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी आपको दी जाती है स्टेट द्वारा, उसको आप, या तो आपका प्रोडक्शन का काम है, या आपका सप्लाई का काम है, या आपका सप्लाई अगर बाधित है तो उसकी रिपेयरिंग का काम है, ऐसा ही कुछ काम है। तो आपको इससे मतलब है ये पूरे पूरे संगठन में ये चीज व्याप्त रहनी चाहिए। इसके दिमाग में भी रहे, 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 इसके दिमाग। आपको पशुओं का टीकाकरण नहीं करना। यू हैव योर 1 हेड एंड यू हैव योर 1 प्लान। ये चीज आपके पूरे संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक व्याप्त रहनी चाहिए कि आपको अगर पढ़ाना है तो आपको पढ़ाना ही है, आपको और पंचायती नहीं करनी। ये पूरे संगठन में ये ये चीज व्याप्त रहनी चाहिए एकदम, 1 हेड 1 प्लान, कि ये बस संगठन में ऐसे व्याप्त रहे। इसको बोलते हैं निर्देशों की एकता, कि आपकी गाइडलाइंस क्लियर होनी चाहिए, बस वो एक ही रहनी चाहिए, ये पूरे संगठन के लिए। आदेश की एकता जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, वो तो व्यक्तिगत है भाई, वो तो व्यक्तिगत है। एक आदमी एक ही बॉस होता है उसका, वो तो व्यक्तिगत है। बट निर्देश की एकता है ना, इट इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज फॉर द होल सिस्टम। ठीक है। आदेश की एकता निर्देशों की एकता के बगैर हो नहीं सकती, लेकिन यह केवल इसी से पैदा नहीं होती। ये एक स्टेटमेंट है। नियंत्रण का क्षेत्र, अब नियंत्रण को क्षेत्र समझने में देखिए, क्षेत्र का मतलब है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड दिस इज कंट्रोल। तो वह संख्या, वह संख्या, कर्मचारियों की वह संख्या जिसको कोई व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है। तो कंट्रोल हमेशा कौन करेगा? जो ऊपर बैठेगा वही करेगा, जो ऊपर है हायर लेवल पे वही करेगा, और यहाँ पर होते हैं लोअर लेवल पे। तो अधीनस्थों की वह संख्या जिस पर कोई उच्चाधिकारी सफलतापूर्वक नियंत्रित कर सके। आपने एग्जाम हॉल में देखा होगा, एग्जाम हॉल में आप, आपके भाई बहन अगर पढ़ते हैं तो 10th और 12th में एक कमरा होता है, उसमें 18 या 24, या बहुत बड़ा कमरा होता है तो 30 परीक्षार्थियों को बिठाया जाता है।
फिर बीच में एक कुर्सी होती है या नहीं होती, एक व्यक्ति एक टीचर को लगा दिया जाता है। अगर स्टूडेंट्स की संख्या 12 है तो टीचर लगेगा एक, स्टूडेंट की संख्या 24 है टीचर लगेंगे दो, स्टूडेंट की संख्या 40 कर दो तो टीचर लगेंगे चार। ये जो टीचर्स की संख्या बढ़ रही है ना, ये क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एक टीचर अधिक से अधिक 10-12 लोगों का, 10-12 स्टूडेंट पर ध्यान रख सकता है। अगर एक इतना बड़ा हॉल हो पूरा 1 किलोमीटर तक का, उसमें 15,000 बच्चों को एक साथ बिठा दो और एक टीचर रख दो, तो वो क्या कर पाएगा? वो कोई नियंत्रण कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। बच्चे वो आगे वाली लाइन से पीछे वाली तक जाएगा ना, तब तक बच्चे पूरा पेपर कर लेंगे, इतना काम बढ़ जाएगा। तो नियंत्रण का क्षेत्र छोटा होना चाहिए, ठीक है। अधीनस्थों की वह संख्या जिसको कोई भी उच्च अधिकारी होता है वो आराम से उसको कंट्रोल कर सके। इसको नियंत्रण विस्तृति पर्यवेक्षण का क्षेत्र भी कहते हैं। क्षेत्र जो होता है ना, क्षेत्र का मतलब ये है कि एरिया नहीं है, इस नियंत्रण करने वाले अधिकारी का ध्यान का क्षेत्र कितना है। वी ए ग्रेकिनास ने इसको स्पेन ऑफ अटेंशन बोला है, स्पेन ऑफ अटेंशन। स्पेन जो होता है ना, स्पेन किसको कहते हैं? मैं 1 मिनट के लिए वीडियो ऑन कर रहा हूँ, ये वाला स्पेन होता है, स्पेन। ये जो होता है ना कंट्रोल करने के लिए, इसको हम स्पेन ध्यान क्षेत्र। पद सोपान और आदेश की एकता से संबंधित सिद्धांत ये। अब आप देखिए कि अगर आपके पद सोपान में आपके अंडर में 50 कर्मचारी है तो आपका नियंत्रण का क्षेत्र वैसे घट जाएगा। कर्मचारी बढ़ रहे हैं लेकिन नियंत्रण का क्षेत्र है ना कमजोर हो जाएगा। संगठनों में नियंत्रण का क्षेत्र अलग अलग होता है। कुछ संख्या है जो, जैसे फेयोल ने, ग्रेक्यूनास ने, उर्विक ने ये बात माना है कि 5 या 6 लोगों का नियंत्रण कर सकता है उच्च अधिकारी। इयान हैमिल्टन ने 3-4 लोगों को बोला है, और वालास, हाल्डेन, उर्विक ये बोला है कि निम्न स्तर पर है ना 8 से 12। अब देखो ये जो चीजें होती है ना, उच्च अधिकारी कितने लोगों का नियंत्रण कर सकता है, तो इसमें क्या होता है, एक चीज सामने आती है कि जैसे कोई आदमी है वो 30 साल से नौकरी में है, तो उसका नियंत्रण का क्षेत्र है ना, उसकी पावर बहुत ज्यादा होगी, वो नियंत्रण अधिक कर सकता है। नियंत्रण का क्षेत्र एक कार्मिक बढ़ जाता है ना, उससे बहुत व्यापक हो जाता है। नियंत्रण का क्षेत्र जितना छोटा होगा ना उतना ही नियंत्रण अधिक होगा, जितना बढ़ाओगे उतना ही नियंत्रण कम होता जाएगा। ये नियंत्रण का क्षेत्र है, देख लो आप, ये इनकी तरफ देख सकता है, तो ये इसका नियंत्रण का क्षेत्र है। अब इसको जितना बढ़ाओगे ना, इस बेचारे का नियंत्रण का क्षेत्र कम होता जाएगा। दैट इज स्पेन ऑफ कंट्रोल। इसका वी ग्रेक्यूनास का फॉर्मूला है जो आपके काम का नहीं है, बहुत कम प्रश्न आते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक है। एक ऑफिस का सीन देख रहे हो आप, आजकल आप ऐसे ऑफिस देख रहे हो, दुकान हो, घर हो, सब जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति, ये वाला जो व्यक्ति है, ये वाला व्यक्ति इस सीसीटीवी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैमरा इधर लगे हुए हैं, 9-10 इधर लगे हुए हैं, 10 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 इधर लगे हुए हैं, सब में 10-10। तो ये मान लो 50-60 कैमरे या 100 कैमरे है ना, उसके लिए एक ड्यूटी लगा दी इस आदमी की, तू देख। तो ये क्या करेगा, वही टेलर वाला सिद्धांत, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये जो सामान्य काम हो रहा है वहां नहीं देखेगा ये, जैसे मान लो इस कैमरे में कुछ गड़बड़ हो रही है तो ये क्या करेगा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यहाँ देखेगा ये। तो इसको बोलते हैं कि आजकल वर्तमान में नियंत्रण का क्षेत्र है ना, उसकी अवधारणा बहुत ज्यादा बदल गई है कि अब एक उच्चाधिकारी सीसीटीवी लगा के बहुत ज्यादा कंट्रोल कर पा रहा है, पहले ऐसे नहीं होता था, ठीक है। पुराने जमाने, आज वर्तमान में आप लोग देखते हो कि हम किसी भी बैंक में जाते हैं तो उस बैंक में या तो 5 कर्मचारी होते हैं या 6 कर्मचारी होते हैं। कारण क्या है, बहुत सी चीजें बदल गई है। आप पैसे वैसे नहीं ले जा सकते, आप ये ले जाने वाले ले जाते भी हैं लेकिन आपको ट्रेस किया जा सकता है। तो नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है, जैसे काम कैसा है, अगर रेगुलर टाइप का काम है तो नियंत्रण का क्षेत्र है, वो कोई अधिकारी ज्यादा भी रख सकता है। उस संगठन की आयु क्या है, लोग कैसे हैं, उसकी दूरी क्या है, सत्ता का प्रत्यायोजन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, ये पर्सनल ट्रेड पर भी निर्भर करता है। कोई आदमी ज्यादा नियंत्रण कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। नियंत्रण की विधि कौन सी अपना रहा है वो, पद सोपान के स्तर कितने हैं, अगर स्तर कम है तो नियंत्रण ज्यादा रहेगा, स्तर ज्यादा बढ़ रहे हैं तो नियंत्रण ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। और तकनीक से तो इसमें रिवोल्यूशन आ गया, ये मान लीजिए कि नियंत्रण का क्षेत्र का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है इस तकनीक की वजह से। अब एक आता है समन्वय। समन्वय का मतलब होता है, देखो 2 अर्थ होते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। तो नेगेटिव तो क्या होता है,
जिसको हम ऐसे बोलते हैं कि स्ट्रगल और झगड़े टालना, कोई लड़ाई ना होना देना। पॉजिटिव में क्या आता है कि हम सहयोग करें, सामूहिकता का सिद्धांत अपनाएं। तो संगठन की सारी क्रियाओं में समरसता, हार्मनी स्टेब्लिश करें, तो उसके हिसाब से अगर काम करें तो दैट इज कॉल्ड समन्वय, कोऑर्डिनेशन। जेडी मुने जो थे, जेडी मुने, उन्होंने ये बोला है कि संगठन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोऑर्डिनेशन है। एक सतत प्रक्रिया है, सामूहिक सहयोग है, इसका उद्देश्य है संगठन में व्यवस्था बनाना। समन्वय को टेरी ने, जॉर्ज आर टेरी ने इसको बोला है प्रयत्नों की समकालिकता। अगर प्रयत्न एक साथ एक समय में किए जाते हैं, एक साथ एक समय में किए जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, समन्वय कहलाता है टेरी के अकॉर्डिंग। समन्वय के अभाव में काम का दोहराव हो जाता है, कार्यों का दोहराव हो जाता है, इसीलिए सबकी जिम्मेदारी तय की जाती है। इसीलिए ये कुछ उदाहरण है फ्लाइट की टिकट बुक करने का उदाहरण। जैसे किसी ने घर में आके बोल दिया फ्लाइट की टिकट बुक कर दो, पहले ने कर दी, दूसरे ने कर दी, तीसरे ने कर दी, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, 3 बार टिकट बुक हो गई लेकिन एक दूसरे को बताया नहीं। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो आपको बुक्स में देखने को मिल जाएंगे। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है कि ये व्यक्ति और ये व्यक्ति, अगर इन दोनों के प्रयास एक सार्थक दिशा में हो रहे हैं, एक निश्चित दिशा में, तो इनको सफलता मिलेगी। ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, तो ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचिए कि किसी भी खेल में, लाइक हम एग्जाम्पल लेते हैं क्रिकेट का, एक बॉलर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, लेकिन जो विकेट कीपर होता है वो जानबूझकर ऐसे कैच ड्रॉप कर रहा है जो कि वास्तव में कोई बच्चा भी ले लेगा उस कैच को, तो क्या वो टीम कभी जीत पाएगी? कभी नहीं जीत पाएगी। एक बॉलर है जिसको अब लास्ट बॉल में एक बॉल पर 1 रन चाहिए सामने वाली विपक्षी टीम को, और बॉलर वाइड फेंक दे जानबूझकर, तो इसका मतलब है कि आप में समन्वय का अभाव है, एक टीम स्पिरिट नहीं है। तो समन्वय की आवश्यकता है प्रतिस्पर्धा के नियंत्रण के लिए, संघर्ष रोकने के लिए, टकराव रोकने के लिए, और संसाधनों के सदुपयोग के लिए, कार्यों का दोहराव रोकने के लिए, टू रिमूव द कॉम्प्लेक्सिटी इन प्रेजेंट टाइम। कुछ विधियां हैं समन्वय की। अच्छी योजना बनाइए, आप सम्मेलन कीजिए, आप बातचीत कीजिए, आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कीजिए, आप सेमिनार कीजिए, आप वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाइए, आप काम को बांट दीजिए, आप हर चीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम एंड एक स्टैंडर्ड सेट विकसित कीजिए, आप अच्छा कंट्रोल करिए, आप उचित रूप से गाइड करिए लोगों को, आप एक बहुत ही अथॉरिटेटिव डिसीजन लीजिए, आपका प्राधिकार के अकॉर्डिंग व्यवहार होना चाहिए, आप अच्छी तरीके से चीज़ों को सुपरवाइज करें। और संगठन खुद जो होता है ना, खुद ही ये समन्वय का माध्यम भी होता है। ये समन्वय की विधियां हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। जैसे एक ऑफिसर हो आप, और आपको पता है कि ए और बी दोनों में आपस में बन नहीं रही है, तो एज एन ऑफिसर आपका ये दायित्व होना चाहिए, एज एन ऑफिसर, कि आप इनसे इससे बात करें, आप इससे बात करें, और दोनों में जो मतभेद हैं उन बिंदुओं पर आप दोनों को एक टेबल पर लाइए और यहाँ पर आप सुलह करवाइए। ये तो होता है समन्वय। और अगर आप इनमें दोनों में नहीं करवाएंगे तो आपके मन में एक पूर्वाग्रह रहेगा, फिर ये ए और बी कभी भी आपस में नहीं मिल पाएंगे। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन की वजह से बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हारी जाती है, बड़े बड़े प्रशासनिक जो लक्ष्य होते हैं वो कभी भी पूरे नहीं किए जा सकते। आप खुद सोचिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक है, अब भारत में स्टेट्स हैं टोटल 28। अब हर बार जरूरी है क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट हो, जिस राजनीतिक दल की सरकार हो, वो सारे के सारे 28 राज्यों में वैसी की वैसी दल की सरकार हो? कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये आज तक देखा गया है कि 10-12 राज्यों में तो दूसरे राजनीतिक दल की सरकार होती है। ऐसे में अगर समन्वय नहीं होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में, तो प्रशासन के लक्ष्य को पाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि हम में समन्वय नहीं था। अब एक कॉन्सेप्ट आता है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। अब केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का कॉन्सेप्ट समझने के लिए इतना समझ लीजिए कि प्रशासन में डिसीजन लेने पड़ते हैं, डिसीजंस, और वो डिसीजन अगर एक ही व्यक्ति ले रहा है या एक ही सेंटर ले रहा है, एक ही सेंटर ले रहा है,
जो कि टॉप पर बैठा है, तब तो हम इसको कहते हैं केंद्रीकरण। इसमें क्या होता है कि अधीनस्थों का महत्व घट जाता है, और अगर डिसीजन कौन ले रहा है, डिसीजन दूर बैठे लोग ले रहे हैं, हर लेवल पे लिया जा रहा है डिसीजन, इधर भी लिया जा रहा है, 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 इधर भी, तो इसको हम बोलते हैं विकेंद्रीकरण। ये केंद्रीकरण का जस्ट उल्टा है। तो केंद्रीकरण अच्छा है या विकेंद्रीकरण अच्छा है, ऐसा तो कोई प्रश्न नहीं है। हर संगठन को केंद्रीकरण भी चाहिए, विकेंद्रीकरण भी चाहिए। तो केंद्रीकरण में निर्णय निर्माण की शक्ति कुछ हाथों में सीमित होती है, विकेंद्रीकरण में अधीनस्थों में। तो जो अधीनस्थों के महत्व को घटाए वो कहलाता है केंद्रीकरण, जो अधीनस्थों के महत्व को बढ़ाए वो कहलाता है विकेंद्रीकरण। ये फेयोल ने बोला है, ठीक है। मूल मुद्दा क्या है केंद्रीकरण का? हु विल हैव द पावर टू डिसाइड, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होगी, दैट इज द ओनली इश्यू ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। The core difference between centralization and decentralization is only the decision making power. Who will have the power to decide? तो हम ऐसे देखते हैं कि जैसे पंचायती राज है, तो पंचायती राज में शक्तियां होती है वो ग्राम सभा के पास होती है, यानी ग्राम सभा और जो पंच होते हैं और सरपंच होते हैं। तो ग्राम पंचायत के पास शक्तियां हैं, ग्राम पंचायत अपने काम खुद कर सकती है। तो ये विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। अगर ग्राम पंचायत में आपके घर के बाहर नाली की समस्या भारत सरकार तय करे तो ये कहलाएगा केंद्रीकरण। और जितने भी बड़े देश हैं, जितने भी बड़े देश हैं, उन सब में विकेंद्रीकरण पाया ही जाएगा। जितने भी छोटे देश हैं उन सब में केंद्रीकरण चल सकता है। बट ए कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री। तो आप ये मान के चलिए कि इंडिया में तो विकेंद्रीकरण है ही, लेकिन कभी कभी किन्हीं किन्हीं मुद्दों पर केंद्रीकरण चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको डिफेंस की डील करनी है, तो आप पूछने नहीं जाओगे ग्राम पंचायत को कि इस बार हम कितना गोला बारूद खरीदें, इस बार हमारे पड़ोसी नाराज हैं तो कितना गोला बारूद खरीदना चाहिए, ऐसे थोड़ी पूछेंगे। विकेंद्रीकरण के डिसीजंस वहां जरूरी है जहां लोकल काम हो, लेकिन सेंट्रलाइजेशन कहाँ जरूरी है? व्हेन द नेशनल सिक्योरिटी इश्यू अराइजेज, कोई बहुत बड़ा इश्यू है, जैसे नोटबंदी के टाइम देखा हमने, तो किसी को पता नहीं था, बस प्रधानमंत्री जी आए और घोषणा कर दी। तो ऐसे इश्यूज क्या होते हैं? केंद्रीकरण वाली चीज होती है। बहुत सी चीजें होती है जिसमें केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों की आवश्यकता होती है। जो केंद्रीकरण के गुण होते हैं वो विकेंद्रीकरण के दोष होते हैं, जो केंद्रीकरण के दोष होते हैं वो विकेंद्रीकरण के गुण होते हैं। ये दोनों आप आराम से पढ़ लेना, वीडियो में देख लेना। संगठन में निर्णय लेने की शक्ति जब निचले स्तर पर हो तो विकेंद्रीकरण कहलाता है, जो अधीनस्थों के महत्व को बढ़ाए, ये फेयोल ने कहा है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन, इन दोनों में डिफरेंस है। इंग्लिश में एक वर्ड आता है डिसेंट्रलाइजेशन, और प्रत्यायोजन को कहते हैं डेलीगेशन, डेलीगेशन। तो ये प्रत्यायोजन है ना, ये सीमित अवधारणा है, विकेंद्रीकरण व्यापक। ऐसे देख लेते हैं कि जैसे मान लो एक आदमी 3 काम कर सकता है, काम नंबर 1, काम नंबर 2, काम नंबर 3। ये मान लो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। अब इस एक काम को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने एसडीएम को सौंप दिया कि भाई आज के बाद 1 नंबर काम तू करेगा। तो ये क्या कर दिया? इसने कार्यों को प्रत्यायोजित कर दिया, कार्यों को प्रत्यायोजित दूसरे को सौंप दिया, दूसरे को सौंप दिया। इसने 1 नंबर का काम इसने एसडीएम को दे दिया, एसडीओ को दे दिया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने। तो इसने एक काम का क्या कर दिया? प्रत्यायोजन। लेकिन विकेंद्रीकरण का मतलब है पूरा का पूरा ही, कि आज से 1, 2 और 3 ये पूरा का पूरा काम तुम ही देखो, ये विकेंद्रीकरण है। ठीक है, विकेंद्रीकरण इन्वॉल्व्स पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, प्रत्यायोजन आपने थोड़ी सी सत्ता सौंप दी हो, कोई काम सौंप दिया हो, कोई छोटा मोटा उत्तरदायित्व है। अंतिम उत्तरदायित्व है, याद रखना ये लाइन, अंतिम उत्तरदायित्व कभी भी किसी को सौंपा नहीं जा सकता, कभी भी। और एक चीज और ध्यान रखना कि ए ने किसी काम को बी को दे दिया, तो ये रूल है सरकारी प्रशासन का कि ए ने किसी को काम को बी को दिया है, उस काम को बी डेलीगेट नहीं कर सकता आगे, यानी बी सी को नहीं दे सकता।
ये हमेशा ध्यान रखना। मतलब डेलीगेटेड पावर कैन नॉट बी डेलीगेटेड फर्दर। डेलीगेटेड पावर कैन नॉट बी डेलीगेटेड फर्दर। कैन नॉट बी डेलीगेटेड फर्दर। आमतौर पर इस मुद्दे पर है ना, बहुत सारे प्रशासकों को ये पता नहीं होता, कर्मचारियों को पता नहीं होता कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत लड़ाइयाँ रुक सकती है। अगर किसी भी ऑफिस में कोई ढंग का प्रशासनिक अधिकारी हो तो वो ये काम कभी नहीं करेगा कि उसको ये पता होना चाहिए कि डेलीगेटेड पावर्स कैन नॉट बी डेलीगेटेड फर्दर। अरे जो चीज तुम्हें खैरात में मिली है तुम आगे कैसे बांट सकते हो उसको? आप नहीं बांट सकते। जो पावर आपको खैरात में मिली है, मतलब किसी दूसरे ने दी है, आप उसको और अधिक प्रत्यायोजित नहीं कर सकते आगे को। जैसे सपोज करो कि ये काम डीसी ने इसको दिया, डीसी ने दिया एसडीओ को। अब एसडीओ के मन में आएगी मैं तो पटवारी नहीं दे दूं, ये काम मैं तो पटवारी को दूंगा। यू कैन नॉट, बिकॉज डेलीगेटेड पावर्स कैन नॉट बी डेलीगेटेड फर्दर। हाँ, तू कोई A1 काम जो तेरे पास था वो दे दे, लेकिन तुझे तो खुद मिला है तोहफे में, तू नहीं दे सकता दूसरे को। तो ये क्या चीजें ऐसी होती है कि आपको प्रत्यायोजित शक्तियों को आगे प्रत्यायोजित आप नहीं कर सकते। प्रत्यायोजन का मतलब होता है किसी कार्य को आगे सौंप देना, किसी कार्य को किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप देना। इसके प्रकार होते हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक। इसके गुण होते हैं विकेंद्रीकरण के, लोकतांत्रिक होता है, ये काम जल्दी होता है, पड़ोस में होता है, डिसीजन पड़ोस में होता है तो काम जल्दी होता है ना, नवाचारों को महत्व मिलता है, लचीला प्रशासन होता है। लेकिन इसके दोष भी बहुत होते हैं, क्योंकि एक तो देखो दोष ये है कि जब गांव गांव के लेवल पर सोचेंगे ना, हम गांव गांव के लेवल पर, तो हम में ना तो एक रूपता आएगी, और राष्ट्रीय महत्व को तो हम कुछ भी नहीं समझेंगे। क्या फर्क पड़ता है इंडिया का, हमारा गांव, हमारा घर, हमारी गली, तो नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे गौण हो जाते हैं। तो यहाँ पर लोकल जो होती है ना, लोकल लोकल जो कमियां होती है उसका बहुत ज्यादा, और नेशनल इंटीग्रेशन की जहां बात आती है ना, तो वहां विकेंद्रीकरण हमेशा ही, ये मान लीजिए कि नेशनल लेवल के इश्यूज पर विकेंद्रीकरण थोड़ा घाटे का सौदा होता है। ये अपने कंट्री का मैप है, तो आप देख सकते हो कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को अगर आपको समझाना है तो लद्दाख की प्रॉब्लम तमिलनाडु के इस एरिया की प्रॉब्लम से अलग है, ये सबको पता है। राजस्थान के इस रेगिस्तानी इलाके की समस्याएं, ये नॉर्थ ईस्ट का जो हमेशा जहां पर वर्षा होती रहती है वहां से अलग है। देर मे बी ए सिचुएशन इन बॉर्डर स्टेट्स, देर मे बी ए सिचुएशन, देर मे बी ए सिचुएशन इन सी कोस्टल एरियाज। तो यहाँ की समस्याएं अलग है। यहाँ की समस्या, ये पानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक पानी है, तो ये पहाड़ है, ये सब चीजें, तो इनकी प्रॉब्लम्स अलग है, अंदर वाली प्रॉब्लम अलग है, हर हर स्टेट की प्रॉब्लम अलग है। तो इन प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिसेंट्रलाइज्ड पावर देनी पड़ती है, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। और इतने बड़े देश में से ये तो हो ही सकता है कि हम केंद्रीकरण की तो बात ही ना करें। एक आता है प्राधिकार सत्ता, जो मैं पहले बता चुका हूं आपको, ये हेनरी फ्योल के समय बताया जा चुका है कि काम करने की शक्ति, वैधता प्राप्त शक्ति को प्राधिकार कहते हैं। पद के साथ जुड़ी होती है ये वैधानिक शक्ति। सत्ता या प्राधिकार जो होता है ना, इसके अंदर शक्ति तो होती है, लेकिन उसका जो कानून होता है ना, वो उसको रीइंफोर्स करता है। कानून की वजह से वो शक्ति है। आपका कोई आदेश क्यों माने, कोई आपके आदेश की पालना क्यों करे, बिकॉज यू हैव द अथॉरिटी, बिकॉज यू हैव द अथॉरिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। फ्यूल की परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है, आदेश देने का अधिकार और उस आदेश का पालन करवाने की शक्ति, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी। अथॉरिटी को हिंदी में प्राधिकार कहते हैं या सत्ता कहते हैं। आगे चलते हैं। सत्ता के स्रोत, कानून से आती है सत्ता, परंपरा से आती है, प्रत्यायोजन से आती है। तो अभी समझाया था कि प्रत्यायोजन से आती है ना, वो तो खुद तक सीमित रहती है, हम आगे नहीं बांट सकते। परंपरा से आती है ना, उसको कोई भी चैलेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल,
परंपरा से आपको कुछ मिल गया है, हो सकता है आपको आगे कुछ ना मिले, लेकिन जो कानून से आती है ना, वो सर्वसम्मति से आती है, उसका कोई भी तोड़ नहीं होता। ये लीगल होती है, ये ऑथेंटिक होती है, लेजिटिमेट होती है। सत्ता के प्रकार आपको समझाए जा चुके हैं। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के प्राधिकार के प्रकार आपको समझाए जा चुके हैं। सत्ता के काम: उत्तरदायित्व सौंपना, विशेषज्ञों की सेवाएं लेना, समन्वय स्थापित करना। सत्ता की स्वीकृति विचारधारा: बर्नार्ड और साइमन। वैसे आपको ये पूछा नहीं जाता इतना ज्यादा डिटेल। उत्तरदायित्व है, अब किसी को आपने सत्ता दे दी, अथॉरिटी दे दी, लेकिन साथ में उत्तरदायित्व नहीं दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया कि आप पुलिस में सब इंस्पेक्टर हो, आप एसआई हो या आप डीएसपी हो, तो आप पूछोगे मेरे को क्या करना है, तो आपको सरकार बोलेगी नहीं आपको करना कुछ नहीं है, बस आप डीएसपी हो, अपने आप को डीएसपी मानो, आप अपने घर पे बैठो। मतलब आपको अथॉरिटी दे दी, आपको काम कुछ नहीं दिया, तो क्या काम का वो अथॉरिटी? कोई काम की नहीं है आपकी। आपको अगर अथॉरिटी मिली है ना, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी, आपको कुछ वर्क भी मिलेगा, और वर्क मिलेगा तो अथॉरिटी देनी पड़ेगी। अगर आपको वर्क दे दिया, जिम्मेदारी दे दी, उत्तरदायित्व दे दिया, बोलो आप पूरे सरदार शहर में कहीं भी कानून व्यवस्था का ध्यान रखेंगे, तो आप फिर पूछोगे मैं क्या कर सकता हूँ? बोले कर कुछ नहीं सकते आप, बस आपको ध्यान रखना है, कर कुछ नहीं सकते। तो उत्तरदायित्व दे दिया, सत्ता नहीं दी। तो दोनों ही चीजें अनुपात में होनी चाहिए कि आपको अथॉरिटी दे दी और आपको उत्तरदायित्व भी मिलेगा, आपको उत्तरदायित्व मिलेगा तो आपको प्राधिकार भी मिलेगा। इट मीन्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो टुगेदर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो टुगेदर। प्राधिकार और उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं। इसको बोलते हैं थियरी ऑफ कोरस्पोंडेंस, थियरी ऑफ कोरस्पोंडेंस। उत्तरदायित्व के प्रकार इज नन ऑफ योर बिजनेस। प्रत्यायोजन आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बता दिया है। प्रत्यायोजन की आवश्यकता भी हो गई कंप्लीट। प्रत्यायोजन के तत्व हो गए, प्रत्यायोजन के प्रकार ये देख लेते हैं थोड़ा सा। कभी कभार 2 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रत्यायोजन लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, तो संगठन में इसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लिख के ले लो, ये होता है ना रिटर्न, और एक होता है अनरिटन। एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। तो जो लिखित होता है ना वही औपचारिक होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। एक होता है सशर्त, एक होता है अशर्त, इसमें कोई शर्तें नहीं होती। एक होता है स्थायी, एक होता है अस्थायी। एक होता है पूर्ण, एक होता है आंशिक। एक होता है सामान्य, एक होता है विशिष्ट। किसी विशेष काम को दिया जाए। जिम्मेदारी के बिना अधिकार खतरनाक होता है और अधिकार के बिना जिम्मेदारी, जी बिल्कुल, अर्थहीन होती है। वेरी गुड। बहुत अच्छा। अब इस जिम्मेदारी को है ना, पब्लिक एड में पता है क्या करना होता है? इसको उत्तरदायित्व लिख दो और अधिकार की जगह प्राधिकार लिख दो, तो आप लोक प्रशासन के विद्यार्थी लगोगे। अदरवाइज कि कोई भी बोल रहा है, अंतर क्या करोगे? जिम्मेदारी और अधिकार की जगह अगर आपने उत्तरदायित्व और प्राधिकार लिख दिया ना, तो आप लोक प्रशासन के विद्यार्थी कहलाएंगे। ये आपका परीक्षा में रवैया होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक शब्द है कार्मिक और एक शब्द है आदमी, तो सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में तो मानव लिख सकते हो आप, मनुष्य लिख दो, आदमी लिख दो, इतिहास में लिख दो मनुष्य आदमी। लेकिन अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट है तो आपको कार्मिक लिखना होगा परीक्षा में। इन्हीं चीजों के मार्क्स कटते हैं आपके। प्रशासनिक व्यवहार में देखो इसमें बहुत सिंपल सा फंडा है कि ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जब इसमें से बड़ा प्रश्न ना आया हो। आज तक का रिकॉर्ड है, और अक्सर आ जाता है। कोई कबार 1-2 बार अगर कोई इधर उधर हो भी जाए तो मोटिवेशन से आ जाते हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। साइमन की डिसीजन मेकिंग 4 चीज़ें हैं, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, और डिसीजन मेकिंग है, और मोटिवेशन है। ये चारों क्यों चाहिए आप देखो।
प्रशासन में जाने वाले व्यक्ति के पास बिहेवियर कैसा हो, बिहेवियर कैसा हो, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर कैसा होना चाहिए आदमी का। ये विषय आपको ये सिखाता है कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप किस तरीके से लीड करें अपनी टीम को, आप किस तरीके से कम्युनिकेट करें अपनी टीम को, आप किन मौक़ों पर निर्णय लें, किन मौक़ों पर निर्णय ना लें, या निर्णय लें तो कितना जल्दी लें, कितना कम लें। आप अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए क्या कर सकते हो, क्या आपसे कोई मोटिवेट होता है या नहीं होता है, ये सब चीज़ें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में आती है। और इनको लीडरशिप, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन, इन 4-5 टॉपिक्स में से बांटा हुआ है। तो लीडरशिप का आपको पता ही है कि लीडरशिप का सीधा सा फंडा है कि एक होता है लीडर, एक होता है फॉलोवर। ठीक है, आजकल इनकी जगह चलता है एक होती है सेलिब्रिटी और एक होता है फॉलोवर्स। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है, एक होता है लीडर, एक होते हैं फॉलोवर्स। तो यहाँ पर क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, लीडर कौन होता है, ऑफिसर होता है, फॉलोवर उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं। तो अब देख लेते हैं कि लीडर की क्या क्वालिटी है। लीडर, ये जो फॉलोवर्स होते हैं ना, इन फॉलोवर्स के बिहेवियर को अगर वो चेंज कर पाए, अगर वो चेंज कर पाए पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप में, देन हम ये कह सकते हैं कि ही इज ए ग्रेट लीडर, ही इज ए गुड लीडर। ये हमेशा एक पर्पसफुल एक्टिविटी होती है, डायनेमिक एक्टिविटी होती है। फॉलोवर्स तो होने ही चाहिए लीडरशिप में। अगर फॉलोवर नहीं है तो लीडर अकेला करेगा क्या। इनके अगर आपने अपने सबऑर्डिनेट्स के आचरण को और व्यवहार को प्रभावित कर दिया तो इट मीन्स कि आप एक अच्छे लीडर हैं। प्रशासन में जब भी जाओगे आप, तो आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक, दो। एक ऐसे होंगे जिसकी बात कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। आप बोलोगे 11 से 5 टाइमिंग है, तो लोग 10:59 पे आएंगे और 5:01 पर चले जाएंगे। ठीक, काम चाहे आपके कितना ही हो, कैसा ही हो। एक ऐसे होंगे, वो ऐसे बोलेगा कि मुझे काम से मतलब नहीं है, आई डोंट केयर कि आप कितने बजे आते हो, आई ओनली केयर कि मुझे काम होना चाहिए। वो आपको सपोर्ट भी करेगा। आम तौर पर पीपल, लोग उसको सपोर्ट करते हैं, जो वक्त बेवक्त सबके काम आता है। हालांकि प्रशासन इसकी इजाज़त नहीं देता कि टाइम है उतना तो ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं कि जिनकी मौजूदगी में कर्मचारी खुद बढ़ बढ़ के काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको देख के ही काम करने की फीलिंग नहीं आती। तो ये होते हैं लीडर्स, और इन लीडर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब कहा जाता है कि हिटलर, नेपोलियन, इन लोगों के पास बहुत कम सेना होते हुए भी इन्होंने इतने बड़े बड़े युद्ध वीरता के साथ लड़े हैं कि ये मोटिवेट कर देते थे। इतने बड़े लीडर थे, और इनमें एक कला थी अपने अनुयायियों को प्रभावित करने की। तो ये कला होनी चाहिए एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। कुछ शैलियाँ होती है लीडरशिप की स्टाइल, पूछा जा सकता है ये सहभागी शैली है, ये निरंकुश एक तंत्रीय शैली है जिसको नॉर्थ कोरिया वाली शैली कह सकते हैं, हस्तक्षेपवादी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो जिसको जाना है जहाँ जाओ आओ, हस्तक्षेपवादी। एक, आई एम द ओनली वन, मैं गॉड हूँ, आई एम द गॉड। ये है लोकतांत्रिक, इसे सबसे पूछ पाछ के काम किया जाता है। नौकरशाही नुमा कूटनीतिक, प्रत्येक का अपना महत्व है। ये लीडरशिप की स्टाइल है। नेतृत्व की विचारधारा, लक्षणवादी, गुणवादी, समूह अनुयायी सिद्धांत, स्थितिवादी, पथलक से, ये आपके काम की नहीं है, काम की बहुत कम है। ये जो नहीं है वो भी आपके इसमें देख लीजिए कि क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर, जीवन शक्ति होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, पावर टू एनकरेज, उत्तरदायित्व लेने की क्षमता होनी चाहिए, बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, ईमानदारी, चारित्रिक बल, संचार कौशल, सिद्धांत और व्यवहार में सामंजस्य होना चाहिए। कम्युनिकेशन की बात करते हैं, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ बोल रहा है, यानी कुछ मैसेज दे रहा है, ए
बी को कुछ मैसेज दे रहा है और बी तक मैसेज पहुंच गया और इस बात का पता चल गया ए को कि बी तक मैसेज पहुंचा जा चुका है और बिल्कुल उसी रूप में पहुंचा है जिस रूप में मैंने भेजना चाहा था, तो हम ये मान लेते हैं कि ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गया। एक व्यक्ति द्वारा अपने विचारों भावनाओं को दूसरे लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया। आगे देख लेते हैं। दो व्यक्तियों के मध्य सूचना समझ का हस्तांतरण, एक सदस्य से दूसरे तक पहुंचाना, ये संचार कहलाता है। मिलेट ने इसको किसी भी संगठन की रक्त धारा बोला है। पिपनर ने इसको हार्ट ऑफ मैनेजमेंट बोला है। संचार के कार्य क्या है? सूचना देती है, अभिप्रेरित करती है और आपको भावनात्मक रूप से अभिव्यक्त करती है और नियंत्रण भी करती है। संचार के तत्व है, कम्युनिकेशन के एलिमेंट, जैसे मोबाइल फोन का ही उदाहरण दे दो। ए मैसेज भेज रहा है बी को, तो जो भेज रहा है उसको बोलेंगे सेंडर यानी संप्रेषक, जिसको भेजनी है उसको बोलेंगे रिसीवर। तो एक ए हो गया, एक बी हो गया, तो दो तो ये तत्व हो गए। अब देखो क्या भेजेंगे? सूचना, मैसेज, तो ये भी हो गया सूचना। अब इस सूचना को भेजने का माध्यम क्या है? कबूतर है, टेक्स्ट मैसेज है, इंटरनेट है तो व्हाट्सएप मैसेज है, खेत में हो तो आप बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बता सकते हो, माइक है, रेडियो है, टीवी है, बहुत कैसे भी पास में हो तो मतलब इवन नॉन वर्बल भी है। जैसे कोई बोल नहीं पा रहा तो वो उंगली हिला के भी इशारा कर सकता है, मुंह से भी कर सकता है, माथे से भी कर सकता है, अपना कुछ भी कर सकता है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये माध्यम हुआ। इनमें से कुछ भी नहीं है ना, अगर अगर ए नहीं है संचार खत्म, अगर सूचना नहीं है संचार खत्म, अगर मीडियम नहीं है संचार खत्म, अगर रिसीवर नहीं है तो संचार नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि उसका फीडबैक, कि जो चीज ए ने बी को बोली थी वो सेम चीज वहां तक पहुंची या नहीं पहुंची, या उसमें कुछ दिक्कत आई, इसको बोलते हैं फीडबैक, प्रतिपुष्टि। ठीक है। अब इसके मॉडल होते हैं कुछ, ये समझ लीजिए आप कि अभी अभी आपको मैं बोल रहा हूं तो मैं सेंडर हूं, आप सुन रहे हो, आप रिसीवर हो, आप प्राप्त करता हो। मैं क्या कर रहा हूं? मैं कुछ आपको एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। माध्यम क्या है? माध्यम आपको पता है, इंटरनेट सबके पास है, डेटा आपका खत्म हो गया तो नहीं सुनाई देगा। इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल भी है, किसी के पास मोबाइल नहीं है तो टैब है, टैब नहीं है तो कुछ और है, टीवी है, एक्स वाई जेड। इंटरनेट है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, टैबलेट है, इनको हम कंप्यूटर कह सकते हैं। कोई भी एक मशीन है जिसमें इंटरनेट है और एक लिंक भी है, आपके पास एक लिंक है, उस लिंक के माध्यम से आप जुड़ रहे हो, वो माध्यम है। और फिर आपको सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं कि आवाज आ रही है, आप अंगूठा कर देते हो, यस आ रही है। कोई कोई कुछ मैसेज भेज रहा है, दैट इज फीडबैक। ये सारी जो प्रोसेस है ना, सारी प्रोसेस संचार प्रक्रिया कहलाती है। एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, एक चैनल होता है, मीडियम होता है। जो सेंडर बोल रहा होता है उसको एनकोड किया जाता है, और जो चैनल होता है ना, रिसीवर उसको डीकोड करता है। रिसीवर क्या करता है? डीकोड, एनकोडिंग एंड डीकोडिंग। बीच में ये जो चीजें होती है ना, बाहर से आवाज आना, और ये सारे जो जितने भी दैट हिंडर्स कम्युनिकेशन, दे आर एलिमेंट्स ऑफ नॉइज और फीडबैक। व्हाट एक्चुअली वाज meant to say and what actually the receiver get from it, that is called feedback। फीडबैक होना चाहिए। फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत सारे मॉडल हैं, मैंने बता दिया आपको। संचार के प्रकार हैं, मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, प्रतीकात्मक हो सकता है। अगर संचार ऐसे हो रहा है, यानी एक कर्मचारी अपने बॉस को संचार कर रहा है, ऐसे बता रहा है कोई चीज, तो उसको बोलेंगे ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी। और अगर एक बॉस किसी अपने अधीनस्थ को बता रहा है, एम्प्लॉय को, तो ये हो गया अधोगामी, ये हो गया डाउनवर्ड, ये हो गया अपवर्ड कम्युनिकेशन।
तो और एक होता है समस्तरीय, एक पुलिस इंस्पेक्टर दूसरे पुलिस इंस्पेक्टर से संचार कर रहा है, दैट इज सेम लेवल, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अनौपचारिक संचार, अनौपचारिक संचार व अफवाह, हम ग्रामीण जो लोग हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं अफवाहें कैसे फैलती है। आप किसी को कुछ भी बता दो, उसमें ए व्यक्ति +10%, बी व्यक्ति +10%, सी व्यक्ति +10%, डी व्यक्ति +10%, ऐसे करते करते किसी दूसरे आदमी तक पहुंचेगी ना, तो पता चलेगा कि बात तो एकदम बदल गई है। ये होती है रूमर्स, ये होती है अनौपचारिक संचार। जैसे वैक्सीनेशन की अफवाहें चलती थी कि तो टीको लगाते ही मर गया है, टीका लगाते ही मर रहे हैं क्या। जैसे बच्चों में नहीं होता कि जैसे ही नर्स बहन जी आती है स्कूल में सब बच्चे भाग जाते हैं, तो उनके पास पहले से ऑलरेडी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, घर पे डराते हैं सब, बदमाशी करी तो सुई लगा देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे, ये कर देंगे, तो वो अफवाह का बाजार उनके दिमाग में पहले से घर कर चुका है, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और ये हर मामले में लागू होता है, इवन इवन इन एडमिनिस्ट्रेशन, बट इट्स ए पार्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। संचार के माध्यम है, ऑडियो है, जैसे अभी आप ऑडियो देख रहे हो, सॉरी ऑडियो सुन रहे हो, अगर मैं आपको दिख जाऊं तो ये वीडियो हो गया, और अगर मैं बोल भी रहा हूं और दिख भी रहा हूं तो ये हो गया ऑडियो वीडियो, यानी बोथ, एवी, एवी। तो टीवी है वो ऑडियो विजुअल है, रेडियो है ये केवल ऑडियो है, ये आपके संचार के माध्यम है। अब ये प्रकार, ये संचार के माध्यम और ये सब, ये सारे संचार हैं। देखिए ये किसी चीज़ के अच्छे होने का, बहुत अच्छे होने का है, ये भी उस टाइप का ही है। ये फ़ोन का संकेत है, जबकि हमें बताया नहीं जा रहा है, लेकिन हम उंगलियों से समझ गए कि ये फ़ोन का है। ये बॉसिज्म का उदाहरण है, बॉसिज्म, ठीक है। ऐसे ये किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बताता है, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है, भाषा नहीं आती, अंग्रेजी बोल गया, अंग्रेजी झाड़ गया, ऐसे बोलते हैं हम। इच्छा का अभाव, सीखने की इच्छा ही नहीं है, कोई व्याख्या समझ में नहीं आई, खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, भाषा के शब्द नहीं आते, माध्यम सही नहीं है, घर पे इंटरनेट नहीं है, 2G नेटवर्क है, 4G सिम है, फलाना है, ये है वो है, प्रक्रिया अच्छी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, और शब्द नहीं आ रहे हैं, तकनीकी टेक्निकल, मोबाइल खराब है, मोबाइल में पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा डेटा यूज हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपने फंक्शन खोल रखे हैं, स्थानीय शब्दावली। अब जैसे कोई भी मान लो केरल का हो तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं समझ पाएंगे, वो जो अंग्रेजी बोलेगा और वो लोकल लैंग्वेज में अगर बोल देगा थोड़ी सी, तो हम बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो एक मानक भाषा का अभाव है। आकार, बहुत बड़ा आकार हो तो दिक्कत, दूरी हो तो दिक्कत। हाँ ओके, संचार की बात है। संचार कैसा होना चाहिए? संचार हमेशा क्लियर हो, मीनिंगफुल हो, कंप्लीट हो, समय के अनुसार हो, समय के अनुसार हो। किसी को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना है ना, तो एटलीस्ट उसके घर में मान लो कुछ ऐसा हो रखा हो जिससे कि वो बहुत परेशान हो। जैसे मान लो किसी के घर में डेथ हो रखी है और हम उसको बोल देते हैं बधाई हो, आपके दादाजी की मृत्यु का समाचार सुना, बधाई हो। संचार अगर ऐसा हो गया तो पिट भी सकते हो। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, संचार ऐसा होना चाहिए जो एक्सेप्टेबल हो, संचार ऐसा होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो। ये सारी चीज़ें संचार के सिद्धांत, ये मैंने बता दिया आपको। डिसीजन मेकिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर समाज में एक समस्या होती है, हर प्रशासन के पास एक समस्या होती है, उसका एक समाधान भी है। दुख है, याद करो गौतम बुद्ध को, दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण का निवारण है, दुख के कारण के निवारण का मार्ग है। गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य आपको अगर पता है तो आप डिसीजन मेकिंग में इजीली मतलब चीज़ें समझ सकते हो। कोई प्रॉब्लम होती है उसका समाधान भी होते हैं, समाधान के विकल्प भी होते हैं, विकल्प के चयन को नीति निर्माण, निर्णय निर्माण कहते हैं। निर्णय निर्माण यानी निर्णय निर्णय निर्णय, जब बहुत सारे निर्णय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे निर्णय इकट्ठे हो जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड पॉलिसी। पॉलिसी बराबर डिसीजन, डिसीजन डिसीजन डिसीजन, ठीक है। और ये नीति आगे के डिसीजन के लिए क्या करती है, फिर से एक डिसीजन का काम करती है। पॉलिसी बड़ी होती है, डिसीजन छोटे होते हैं। ये पॉलिसी है और इसमें डिसीजन बहुत सारे होते हैं, ठीक है। पॉलिसी ब्रॉड होती है और डिसीजन क्या होता है,
सिलेक्शन ऑफ एनी ऑप्शन। मैं अगर कोई सोच ले मैं पुलिस में जाऊंगा, डिसीजन। अगर कोई सोच ले मैं पुलिस में नहीं जाऊंगा, डिसीजन। अगर कोई कुछ भी ना सोचे, ना मैं पुलिस में जाऊंगा ना मैं सोचूंगा, वो भी डिसीजन। तो डिसीजन तो होते हैं। ये पॉलिसी इज ब्रॉड एंड डिसीजन इज ए पार्ट ऑफ पॉलिसी। एक विचारक हुए हैं हर्बर्ट साइमन, जिन्होंने कहा है डिसीजन मेकिंग है ना, ये हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। टेरी बोलते हैं प्रशासक और प्रबंधक तो पूरी जिंदगी ही डिसीजन लेते हैं। ठीक है। हाँ, ये निर्णय निर्माण को प्रशासन किसने कहा है? हर्बर्ट ए साइमन ने स्पष्ट लिखा हुआ है। निर्णय के आधार कैसे होने चाहिए, याद आपको करने हैं, परीक्षा आपको देनी है, वीडियो देख सकते हो, लिंक भेजा हुआ है। निर्णय वैधानिक होना चाहिए, निर्णय व्यवहारिक होना चाहिए, निर्णय सही समय पे होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, निर्णय ऐसा हो जो प्रतिक्रियाओं का पूर्वानुमान लगा ले, पूर्ण हो, अधिकतम लाभ हो ऐसा ले, लचीलापन हो, उसमें बजट की संसाधनों की उपलब्धता हो, इतिहास को देखकर भी लिया जाना चाहिए, और बहुत सारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारक हो। ये निर्णय के आधार है, निर्णय की ये विशेषता है। और ये वाले जो ये ध्यान रखना, ये वाला प्रश्न बार बार आता है। निर्णय के 3 चरण होते हैं, इंटेलिजेंस, डिजाइन एंड चॉइस। इंटेलिजेंस, डिजाइन एंड चॉइस। इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिजाइन एक्टिविटी एंड चॉइस एक्टिविटी, these are the 3 stages of decision making that was told by propounded by हर्बर्ट साइमन। सेक्शन सी में क्वेश्चन सारी यूनिट से आएगा। यस, ये एक परंपरा है जो कभी भी टूट सकती है कि आपके सेक्शन सी में हर यूनिट से एक प्रश्न आता है। यह महज एक परंपरा है, और जिस दिन भी एक यूनिट से 3 प्रश्न आएंगे ये परंपरा टूटेगी, और उस दिन आप बहुत मिस करेंगे इस परंपरा को। तो ये संभावना है कि हर यूनिट से एक एक प्रश्न आए। सेक्शन सी में 5 प्रश्न आते हैं, तो ये एक परंपरा है, महज एक परंपरा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया के चरण का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। साइमन का बाउंडेड रेशनैलिटी का मॉडल। साइमन कहते हैं कि एक आदमी होता है, उसकी एक सीमा होती है, वो सीमा में सोच सकता है। इसलिए उसको क्या करना चाहिए, उसको उन चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि वो निर्णय ऐसे ले जिसमें तथ्य और मूल्य का योग हो। तथ्य आर्थिक मानव की याद दिलाता है, टेलर की। मूल्य हमें सामाजिक मानव की याद दिलाता है, मेयो की। और साइमन का प्रशासनिक मानव वो मानव होता है जो तथ्य और मूल्यों के आधार पर निर्णय लेता है। इस मनुष्य की इस रेशनैलिटी को सीमित माना है साइमन ने, इसीलिए इसको बाउंडेड रेशनैलिटी, सीमित विवेकशीलता, सीमित तर्कशीलता कहा जाता है। साइमन की एक बहुत फेमस बुक थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर एट डिसीजन मेकिंग साइंस, एट डिसीजन मेकिंग साइंस। ठीक है, ये साइमन के हो गए। रियल लाइफ उदाहरण आपके काम के नहीं है, और ये कुछ मॉडल वॉडल हैं, फालतू के हैं, आपके इसमें है नहीं। चलो मोटिवेशन पे आ जाते हैं। इनको देख के मोटिवेशन मिलता होगा आपको, वो मोटिवेशन थोड़ा अलग है। सचिन तेंदुलकर, एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती इंदिरा गांधी, सानिया मिर्जा, अमिताभ बच्चन, फॉर्मर पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये मूवीज भी देखी होगी आपने, चक दे, स्वदेश, लगान, दंगल, सुपर 30, इंग्लिश, लक्ष्य, उड़ान, रंग दे बसंती, इडियट्स, 3 इडियट्स होगी, आनंद, मेरी कॉम, वेकअप सीट, मदर इंडिया, पता नहीं कौन कौन सी है। इन सबको देख के मोटिवेशन मिलता है। तो मोटिवेशन में होता क्या है? मोटिवेशन में होता क्या है, जैसे ये केजीएफ मूवी भी, ये 12वीं फेल मूवी, ये किसको मोटिवेट करेगी? जिसके मार्क्स कम आते हैं। बट ये लाखों में एक केस होता है, लाखों में एक केस होता है। सो डोंट बी रियल। ऐसे हजार लाख उदाहरण होते हैं ना कि 12वीं फेल, तो उसमें से एक उदाहरण मिलता है ऐसे लाखों में से। तो ये आपका देख लो, एक मनोज कुमार शर्मा जी थे। कब की बात है, 1977 में ये जन्मे थे उस टाइम, और ये इन्होंने बहुत करके दिखाया ये सब चीजें। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा पे आते हैं। देखो, अभिप्रेरणा 2 टाइप की होती है, ये ध्यान रखना। एक जो अंदर से आती है, और एक जो बाहर से उंगली लगाते हैं, कुछ ऐसे करते हैं ना, तब आती है। अंदर से आती है क्योंकि नीड होती है, इंसेंटिव मिलता है, मोटिव होता है, इंस्टिंक्ट होती है, मूल प्रवृत्ति होती है, चीजें ड्राइव करती है आपको। बाय होती है ना, वो प्रशंसा से आती है, पुरस्कार से आती है, आलोचना से आती है, कंपटीशन से आती है, पनिशमेंट से आती है,
और कोऑपरेशन से और नोवेलिटी से। अब देखो इसमें कौन सी चीज़, हर व्यक्ति मोटिवेशन में जाता है इस फेज में, तो आंतरिक वाली अच्छी होती है। प्रशासन में भी अभिप्रेरणा का बहुत महत्व है। इसके जो 3 विचारक हैं, इसके आमतौर पर बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न आते हैं, जैसे मैस्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया, आवश्यकताओं का 5 सोपान सिद्धांत, हर्जबर्ग ने द्विकारक सिद्धांत दिया, कौन कौन से 2 कारक थे, मैग्रेगर ने दिया, ये सारी चीजें हैं ना। जैसे आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सिद्धांत, तो उन्होंने बताया कि 5 आवश्यकताएं हैं मैस्लो ने, शारीरिक होती है, सुरक्षा होती है, आत्मीयता होती है, सम्मान, आत्मसिद्धि होती है। आत्मसिद्धि का सिद्धांत है वो यहाँ पाया जाता है ऊपर ही ऊपर। इस टाइप का एक पिरामिड टाइप की स्ट्रक्चर थी। फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सारी नीड है मैस्लो की 5 आवश्यकता का सिद्धांत। इसी प्रकार हर्जबर्ग के बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन से 2 घटक हैं, 2 फैक्टर थियरी कौन कौन सी है। तो ये जो है ना 2 फैक्टर थियरी, ये 2 फैक्टर थियरी में 2 फैक्टर याद रखने हैं आपको, सारी चीजें नहीं पढ़नी होती है। अगर आप पढ़ोगे तो अभी आपके पास टाइम नहीं है, बाद में जब टाइम मिले आपको खूब अच्छी अच्छी किताबें बाद में पढ़ना। एक होते हैं मोटिवेशन फैक्टर, एक होते हैं हाइजीन फैक्टर। मोटिवेशन फैक्टर वो होते हैं जो आपके अंदर से आते हैं, वो आपको कभी भी ये चीज नहीं दर्शाएंगे जैसे अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, खुद काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट एंड ग्रोथ। ये क्या करेंगे, आपको अंदर से प्रेरित करेंगे, आप इनके लिए अपने आप काम करेंगे सेल्फ मोटिवेटेड होके। और हाइजीन फैक्टर वो होते हैं, कंपनी की पॉलिसी, मुझे एसी चाहिए, मैं तो एसी में आज तक रहा हूँ, मैं काम नहीं कर सकता पंखे कूलर में। आपको सुपरवाइजर बहुत घटिया चाहिए, क्योंकि आपको सुपरवाइज करना अच्छा नहीं लगता ना, दूसरा आपकी काम की निगरानी रखे, अच्छा नहीं लगता, ये हाइजीन फैक्टर होता है। आपको वर्किंग कंडीशन अच्छी चाहिए, मैं आधे घंटे ज़्यादा नहीं रुक सकता, मैं बहुत वैसे हूँ। आपको बहुत ज़्यादा शानदार सैलरी चाहिए, आपको इंटरपर्सनल रिलेशंस चाहिए, आपको स्टेटस चाहिए, आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए। दीज आर हाइजीन फैक्टर। इनके नहीं मिलने से व्यक्ति छोड़ के चला जाता है। कंपनी की पॉलिसी कैसी है, सुपरविजन कैसा है, रिलेशनशिप कैसी है, वर्किंग कंडीशन, सैलरी कैसी है, सिक्योरिटी कैसी है, दीज आर हाइजीन फैक्टर्स। मोटिवेटर्स, अचीवमेंट मिला, किसी को पहचान मिली, उसको काम में आनंद आया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई इसलिए आनंद आया, वो खुद की वृद्धि से ज़्यादा मोटिवेट हो गया, डिससेटिस्फाइड। इसका अब 1 यूनिट बची है, जो लगभग 30 मिनट 40 मिनट की क्लास है आपकी।